आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर जैसे 10 हाँ मार्क्स का जी। क्वेश्चन हमें आता है तो हमें कितने पेज की लेकर चलना चाहिए, लाइक वाइज की 1.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो सफिशिएंट है? देखो, पेज के हिसाब से एक सेट रूल इसलिए नहीं हो सकता, किसी की राइटिंग बड़ी होती है, किसी की छोटी, है ना? बट यूजुअली अगर आपका क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बता रही थी ज्योतिया? मैम 10 मार्क्स। ओके, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है 200 टू 300 वर्ड्स। ठीक, यूपी पीसीएसजे में 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 2 शीट्स मिलती हैं, यानी कि आगे पीछे 2 शीट्स मिलती हैं। किसी की हैंडराइटिंग बड़ी है तो हो सकता है वो यहां तक भी आ रहा हो, लेकिन ये हमारा बेंचमार्क नहीं है कि कितना पेज भरना है। द आइडिया शुड बी अप्रोक्सीमेटली 200 टू 300 वर्ड्स। अब ये आपको कैसे अंदाजा होगा? जब हम लिखते हैं तो एक हल्का सा हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी एक लाइन में से 5 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक, एंड सपोजिटली आपने उसके बाद 20 लाइन्स कवर कर लिए। ठीक, तो आपका कितने वर्ड्स हो गए होंगे? सो द आइडिया इज नॉट पेज फिल करना, द आइडिया इज थोड़ा वर्ड लिमिट तक रेस्ट्रिक्ट रहना। ठीक, कभी भी अपने पेज को देखकर ये मत सोचिएगा। हमारे एक सीनियर है, सर के स्टूडेंट रहे हैं, तो वो इतना छोटा लिखते थे कि जो ये पहली शीट है ना, वो इसी में पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म कर देते थे। लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, सिलेक्शन हुआ है उनका। ही यूज्ड टू राइट बहुत छोटा छोटा, बट बहुत क्लियर होती थी उनकी जो स्पेसिंग होती थी, जो मार्जिन होते थे, बहुत छोटा लिखते थे। उनकी हैंडराइटिंग पॉसिबल ही नहीं थी 200 शब्द लिखने के बाद भी कि वो 2 पेज में कवर हो जाए। ठीक है, वेयर बाय मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, तो मेरा तो लास्ट पेज तक, लास्ट डॉट तक पहुंच जाता था। तो ये आपके हैंडराइटिंग के साइज पे डिपेंड करता है, बट इट शुड बी क्लियर, नीट, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कोशिश करिए 200 से 300 वर्ड्स के बीच में वो फॉल कर रहा हो। ठीक, अनलेस वर्ड लिमिट एक्सप्लिसिटली नहीं दी हुई है। ठीक है, तो दिस इज माय आंसर। और किसी के कोई भी डाउट्स है, वी आर ओपन फॉर सेम। मैम डेली बेसिस पे करंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो उस चीज़ को याद रखना और डेली बेसिस पे रिवीजन लेना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। गुनिका, मंथली आप मैगजीन पढ़ते हो? मैम बीच में तो पढ़ रहे थे प्रतियोगिता दर्पण, बट अभी तो नहीं। है ना? तो आपका क्या रिव्यू है पर्सनली, ये बताओ मुझे। मैगजीन जब एक बारी पढ़ते हो कितना याद रहता है? ज़्यादा याद नहीं रहता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सबसे मजेदार बात बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या खूबी होती है? न्यूज़पेपर पढ़ने की खूबी ये होती है कि सेम न्यूज, ऑलमोस्ट सेम न्यूज, 80% सेम न्यूज डेली आती है। 2 महीने तो हो गए ना किसको, ईरान की यूएस की वॉर को, एक तो डेली न्यूज आ ही रही है। सिर्फ आपके फैक्ट्स डे टू डे बेसिस पे छोटी छोटी डोज में आपको मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। टाइम मैनेज कैसे करें? दे आर लाइक 4 आवर्स ऑफ क्लासेस, जीएस की भी करो, लॉ की भी करो, अपना भी करो, और भी चीजें पढ़ो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन कोशिश करो कि टाइम निकाल पाओ। खुद से पढ़ने का देख लो, कोई आपके लिए उसको समराइज कर रहा है वो देख लो, कोई नहीं कर रहा है तो आजकल YouTube पे भी बहुत चैनल्स हैं, पर मैं YouTube को क्यों प्रमोट करूंगी व्हेन माय हस्बैंड इज टेकिंग द क्लास। माय पॉइंट इज कि यहाँ पे न्यूज़पेपर डेली अगर आप पढ़ते हो, मैंने पर्सनली स्टडी आईक्यू का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा, खुद द हिंदू पढ़ा। मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, वो आधे 1 घंटे की, 1 घंटे की भी नहीं होती थी हमारी, अराउंड 40 मिनट्स की क्लास होती थी, जो मैंने 2017 में ली है। ठीक है, कोई आपको मिले तो आप उससे पूछना, मैंने ली है वो क्लास। मैं
इस 40 मिनट की क्लास के लिए डेली पता है कितना टाइम देती थी? करीब 2.5 से 3 घंटा मैं देती थी. So when someone is taking this much of effort and providing you a 40 minutes of crisp information, why not? ये ज्यादा मुश्किल है. डे टू डे आप जब कोई भी क्लास करते हो, आपको लग जरूर रहा है कि ये बहुत भारी हो रहा है, बट वो आपको स्लोली ग्रेजुअली दिमाग में बैठता है और बहुत याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप डेली ही वो चीज देख रहे हो, डेली ही वो चीज सुन रहे हो, है ना? तो डिसीजन इज योर्स. आई एम नॉट फोर्सिंग कि नहीं कल से करो, परसों से करो. टेक योर टाइम, अलाइन करो अपनी चीजें. पेपर की चीजों को समझो. ये समझो कि पेपर आपसे क्या डिमांड कर रहा है इस समय. इंटरेस्टिंगली अगर आप पीसीएस, यूपीएससी कुछ भी देना चाहते हैं, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स इज मस्ट. ये करंट अफेयर्स मस्ट है भाई आजकल हर एग्जाम के लिए. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, आप ही में से, जो करंट अफेयर से खुद से अपडेटेड रहते हैं. दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड. लेकिन हमें किनके लिए कोचिंग, किनके लिए है? क्योंकि हमें पता है कि आप अगर करंट अफेयर्स में खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, और बहुत अच्छी नींद आती है, स्पेशली द हिंदू पढ़ के. ठीक, उसके बाद फिर कुछ पढ़ने लायक नहीं बच पाते. ओके, बट अगर कोई आपको वो समराइज करके दे रहा है आपके लिए, तो आई थिंक उसको लेने में कोई बुराई नहीं. ठीक, सो दैट इज समथिंग. मेरा सजेशन है, फाइनल डिसीजन आपका है, एंड वो जो भी आपका फाइनल डिसीजन है, वी रेस्पेक्ट इट कंप्लीटली. ठीक, बट करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट. अगेन, नॉट बिकॉज ऋषि इज टेकिंग इट, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. रादर मैंने उनको फोर्स किया है. अगेन, जब मैं यहाँ पे आई हूँ लास्ट ईयर, अनसर्टेनिटी की वजह से, इससे पहले तो ही वाज नॉट टेकिंग दिस क्लास ना, सो अनसर्टेनिटी की वजह से मैं यहाँ पे आई. एंड स्टार्टिंग में, ओके, ऑल्सो टुडे इज वर्ल्ड ल्यूपस डे, तो मैं थोड़ा सा इस बारे में भी आपसे हल्की सी बातें कहूंगी कि हमारी हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सबसे पहली चीज है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना. एंड कोशिश ये करिए कि एक अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए. पढ़ाई, नौकरी, कोई और चीज, वो सब सेकेंडरी हो जाती है. हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक, एंड कोशिश करनी है सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, इमोशनल हेल्थ भी सही रहे. एंजाइटी, डिप्रेशन, लग रहा है बहुत बेचैनी हो रही है, फेलियर जैसी फीलिंग आ रही है, प्लीज, वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू यू. सर हमेशा हैं, हम हमेशा हैं. लग रहा है घर में कोई नहीं समझ रहा, प्लीज कहीं पे भी उसको रिलीज करिए. ओके, सो लास्ट ईयर इट वाज वेरी अनसर्टेन कि ये हुआ कि पहले मैं सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी कि ठीक है, 5 दिन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर का कहना ये था कि 5 days ऑफ IVIG विल ट्रीट यू वेल. इसके बाद सारे सिम्टम्स डाउन हो जाएंगे, तो इम्यूनिटी विल बी सप्रेस्ड. बट नहीं हुआ फर्क, इट वाज स्टिल राइजिंग. देन फर्दर वी कंसल्टेड डिफरेंट डॉक्टर्स, एम्स, PGI लखनऊ, सबको कंसल्ट किया. देन इट वाज लाइक कि अनदर एक कोर्स होगा रिटॉक्सीमैब 15-15 दिन के बेसिस पे, उसमें भी अगेन हॉस्पिटलाइजेशन, ड्रिप चढ़ती है, IV से चढ़ता है वो. It was a heavy drug. Rituximab is a drug for cancer basically. वो गया, लगा अब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, मेरी हालत और डिटीरियोरेट हो गई थी. उसके बाद आई वाज ऑलमोस्ट बेड रिडन. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी तुम यहाँ पे तो हो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द करंट अफेयर्स क्लास. सो दिस वाज माय आइडिया, इट वाज नॉट हिज आइडिया पर्सनली. ठीक है, सो करंट अफेयर्स में इसीलिए फोर्स करती हूँ आप सबको, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपके मार्क्स को बूस्ट कर देता है बाय एटलीस्ट 50 मार्क्स. ये जो है, ये आपको अभी कम लग रहा है, बट सही बता रही हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम. ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल. कभी भी लाइफ में लग रहा है कि बहुत लो फील हो रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड, टीचर, जिस पे आपको विश्वास हो, मे बी अ स्ट्रेंजर, अपने मन की भड़ास निकालो, जरूरी है. और ख्याल रखो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे इज मदर्स डे. जो हमारे बीच में मदर्स हैं उनको हैप्पी मदर्स डे, जो नहीं है उनकी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे. ठीक है, एंड सच अ प्रिविलेज कि एक बहुत ही मदरली एक्ट आज मैं कर पाई हूँ आप लोगों को गाइड करके. जस्ट जोक. ओके जी, और कोई भी डाउट है तो 10 बज गए हैं,
और किसी का कोई और डाउट है, फील फ्री मैसेज करे मेरे को, अभी पूछना चाहते हो तो भी पूछ लो, आई एम स्टिल हियर। जो जाना चाहते भाई चले जाओ, इट्स 10:10। थैंक यू खुशहाली। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आई हैव अ क्वेश्चन दैट अगर हमें कोई क्वेश्चन है उसकी तो मतलब कोई किसी टॉपिक पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में तो हमें नॉलेज है, लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन में कोई केस लॉ आया, वो उस केस लॉ की हमें नॉलेज नहीं है, तो उस केस में हमें कैसे डील करना उस क्वेश्चन को? हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि सपोजिटली जैसे आपको कंटेंट पता है, क्वेश्चन आपको अंदाजा है ना, केस लॉ के बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा सा ब्लफ कर सकते हो। मेंस में ये स्पेस है, बट इट शुड बी स्मार्ट ब्लफ। किस तरीके से, क्यों मैं कह रही हूँ स्मार्ट ब्लफ आप कर सकते हो? सपोजिटली आपसे कोई क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, एंड लेट अस टेक द एग्जांपल, अरे एक कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, से आपका आर्टिकल 25-26 के राउंड अबाउट रिलीजन से, राइट टू रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। अब कोई केस आ गया जिस केस का आपने नाम नहीं सुना है, यू डोंट नो इवन द नेम, बट वो क्वेश्चन में स्टेटेड नाम है, तो उसको अपना पहले राइट टू रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे नियम, एक दो केसेस बताते हुए कि इसका यहां से इसका एक्सपेंशन हुआ है, मेंशन द नेम बोल्डली, ठीक, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस, फलाना ढिमकाना दिस मत करो। एक जनरल भाषा में उसमें ये चीजों को इवैल्यूएट करो अपनी तरफ से, लेकिन क्लेम ये मत करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। फॉर एग्जाम्पल केस का नाम है XYZ, राइट टू रिलीजन है, आप यहाँ पे ये डाल सकते हो कि बीच में आपने डाल दिया, नेक्स्ट लाइन से आप शुरू कर रहे हो, इन द अबव डिस्कस्ड केसेस, अगर इन द अबव डिस्कस्ड केसेस, एक एक लाइन क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है, ऊपर से आपका ओवरऑल आंसर ठीक बनता जा रहा है, तो इस तरीके की चीजें आपकी क्या हो सकती है, कंपैरेटिवली आपको हेल्प आउट कर सकती है, ठीक। सो ऊपर से क्योंकि आपका आंसर ठीक है, बीच में अगर आप थोड़ा ब्लफ करते हो, वेयर बाय आपने केस का नाम बोल्डली डाला है और नीचे एक पैराग्राफ लिखा है कि इन द अबव डिस्कस्ड केसेस राइट टू रिलीजन हैज बीन एक्सपेंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं लिखना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस दिस दिस, तो बात घुमा दी है। तो दिस इज अ स्मार्ट वर्क, ये ट्रिक भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन पूरे कॉपी में ये मत करना, एक दो क्वेश्चन में ये चल जाएगा, पूरे कॉपी में मत करना, क्योंकि एग्जामिनर इतना भी नहीं उसको आप आई वॉश कर सकते हो। ओके, सो द ओनली पॉइंट इज कि अगर कोई नहीं आता है छोड़ना नहीं, मेंस में एक भी आंसर छोड़ना नहीं है, अनलेस इट इज अ वन वर्ड आंसर इन जीएस, ठीक। सो दैट इज माय सजेशन। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। ओके सूर्यांश, थैंक यू, एंड थैंक यू गुनिका, आपका मैंने पढ़ लिया कमेंट। हाँ जी रश्मि बताइए। मैं वैसे तो आप बता चुकी हैं बहुत कुछ है ना, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम अभी भी वही है कि अगर कोई जैसे कि क्वेश्चन मेरे को नहीं है, मतलब पता है सारा कुछ अंदर का पता, जैसे जस्ट है जनरली 6 में, तो जैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसको किस प्रकार से लिखें जो कि उसको एकदम सटीक सा लगे? अच्छा देखने वाले देखिए, जैसे क्वेश्चन है रेस्ट जेस्टे, ठीक है, तो आपके इंट्रोडक्शन की शुरुआत होनी चाहिए सेक्शन से, ठीक है। आपका सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अभी बीएफए में बदल गया है। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दिस, है ना। रेस्ट जेस्टे, नेक्स्ट लाइन आपकी हो सकती है, रेस्ट जेस्टे इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस लैटिन वर्ड मीनिंग, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आप मेन बॉडी में आ जाइए, मेन बॉडी में आप केसेस डालने शुरू कर दीजिए, है ना, कि रेस्ट जेस्टे का कॉन्सेप्ट इन इंडिया, इन इंग्लैंड अगर पूछा है, उनको आप कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में मैं फिर से रश्मि जी बात बोलूंगी, इंट्रोडक्शन में लॉ के पेपर में खास तौर पे इधर उधर बातें नहीं घुमानी है, सीधे प्रोविजन डालना है। प्रोविजन नंबर नहीं पता, एक्ट तो पता है, उसका मीनिंग तो पता है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज एक जो हम खास तौर पे कई बार गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि हम क्या कर देते हैं, हम बोलते हैं कि दिस हैज नॉट बीन डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल
आपके क्वेश्चन आया कि मेंस-रिया, ठीक है, सपोजिटली क्वेश्चन आया मेंस-रिया, ठीक, और आप इसकी स्टार्टिंग कर रहे हो क्योंकि सर ने और मैम ने तो ये बता दिया कि भाई आपको प्रोविजन डालना है, तो आप इसकी शुरुआत करो नो प्रोविजन इन BNS प्रोवाइड्स मेंस-रिया। नहीं, अगर प्रोविजन नहीं है तो आपको क्या बताना है, उसका मीनिंग बताना है ना। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे कि ह्यूमन राइट, लिबर्टी, डिग्निटी, ऐसे भी एक सी बात कर रहा है, महिलाओं से रिलेटेड कोई लॉ है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो सिंपल सी बात पे कि आप उसे स्टार्ट कर दो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15। कोई भी बच्चे की बात, महिला की बात, फलाना ढिमकाना। जैसे आपके एपीओ में मान लीजिए क्वेश्चन आता है पॉक्सो में, ठीक है, कि रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं पॉक्सो एक्ट में, वो बच्चों को लेके है, चिल्ड्रन को लेके है ना, महिलाओं को लेके है, यंग गर्ल्स को लेके है, इस तरीके से आप मान लीजिए। तो इसके इंट्रो को आप कैसे लिखोगे, आपको बहुत ज्यादा प्रोविजंस याद नहीं आ रहे हैं, स्टार्ट करिए कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 15, ये आपको हर जगह बचा लेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हथियार है, इसको कहीं भी इंट्रो में, कंक्लूजन में फिट कर दो, ठीक है। एक दो किताबों के नाम, बुक्स के नाम याद रख लीजिए जी। जैसे राइटर का आपने दिखाया था कि इन्होंने मैडम ने कि मतलब किसी का भी रहा होगा कैंडिडेट का, तो जैसे उन्होंने राइटर से लिखा था, ठीक है, तो अदरवाइज हम किसी राइटर का वो लेकर के कोई कोटेशन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लफ नहीं करना। मतलब मेरा पॉइंट ये है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, हाँ, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन वही जो मैंने कहा प्रामाणिकता, आपकी जो आप कह रहे हो उसको आपने कहीं से पढ़ा, कोई बेसिस है, कोई आधार है। और हम तो खास तौर पे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो सीधे सीधे फैक्ट्स, सीधे सीधे प्रोविजन, केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑथर्स बुक्स, इनको मेंशन करना ही है अपने आंसर में। जब तक ये नहीं होगा, आम सी बात लिख के आ गए कि भाई रेस जेस्टे में ये होता है, वो होता है, नहीं, वो नहीं चल पाएगा, है ना। तो इस चीज को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। दिस इज इट। अच्छा, और एक चीज आप पूछिए मैम, जैसे कि ये आपने बता दिया पूरा कंक्लूजन वगैरह, जैसे मेरा एक बहुत ज्यादा टाइम है, कम है, ठीक है, और जैसे हमारा मतलब वो पूछे रिमांड का पूरा, ठीक है, उसमें 10 जो BNSS का है उसमें 10 हो गई 187 के अकॉर्डिंग, तो वो किस तरह से ऐसा करें कि वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। हाँ, ऐसी सिचुएशंस में, अगर अभी सभी जुड़ी हुई है तो उनका भी ये हेल्प हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस में फ्लो चार्ट बना दीजिए। मेक श्योर कि आप ऐसी सिचुएशंस में फ्लो चार्ट का सहारा ले लें। अरे ब्रश का साइज है जी पूरा। फ्लो चार्ट, फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए सेक्शन 187 इस तरीके से, हाँ, और अपने शॉर्ट 2-2, 3-3 लाइन में हेडिंग्स टाइप में ये चार्ट बना दीजिए। लग रहा है उसके बाद भी कोई स्पेस है तो नीचे पैरा लिख दीजिए जो आपको समझ में आता है। अदरवाइज सिर्फ चार्ट भी बना के छोड़ोगे, मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका चार्ट देख के कम से कम 3 से 4 नंबर देगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ भी लिखोगे तो 6 नंबर से ज्यादा वो तब भी नहीं दे रहा। जी, ठीक है ना। रेटिंग करने में बहुत, मैंने एक्चुअली अपने हाथ से लिखा था मैम, तो मेरे को 15 से 20 मिनट लग गए थे, मतलब याद करने के बाद में पूरा। जब मैंने खुद से लिखा तो मेरे 24 मिनट करीब लगा था पूरा। बिल्कुल। तो मैंने कि ये तो फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो वही वाली सारी चीजें हैं, देखिए, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस जी कर लीजिए। सॉरी, थैंक यू। थोड़ा सा प्रैक्टिस, हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर अपने पहले से बना लीजिए, है ना, तो उससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी। कोई और क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग के साथ। गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू गुड हेल्थ एंड ए स्पीडी रिकवरी। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए सपोज 2 ऐसे आए हुए हैं, तो शुड वी चूज द ऐसे टॉपिक वी नो द बेस्ट और द यूनिक वन, कि ये दिखाने के लिए कि हमने कितना अच्छा वाला लिखा है जिसको और लोग चूज नहीं कर रहे हैं। नहीं किताब ऑलवेज चूज द टॉपिक जो आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है ना। यूनिक के चक्कर में गड़बड़ हो जाए वो नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन यूनिक अगर क्वेश्चन है और उसके लिए भी आपके पास कंटेंट है, आपको पता है कि आप ऑथर्स बुक्स रेफर कर पाओगे, तो आई थिंक आप जा सकते हो एक बार को फिर भी। लेकिन मान लो आप 100% तैयार करके गए,
एक टेररिज्म पे ऐसे, ठीक, दूसरी तरफ एक फिलोसफिकल सा आ गया जिसमें आपको सिर्फ 2 कोई किताबें याद आ रही हैं जनरल सी, उनकी भी स्पेसिफिक चीजें याद नहीं आ रही, तो मैं ये कहूंगी आप 100% जो रेडी है उसको तैयार करिए। ऐसे में वो कोई भी एग्जामिनर, कोई भी, सच्ची बात है ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, खुद के ऊपर अप्लाई करके देखना, एक एक शब्द आपके नहीं पड़ता है, वो ये देखता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने टू द पॉइंट फैक्ट्स दिए हैं कि नहीं दिए, है ना, कुछ चीजें रेफर करी है कि नहीं करी, उसको कोई फर्क नहीं है, वो वहां पे आपको कोई अवार्ड मेडल बिल्कुल नहीं देगा। इन जनरल एक सेट नंबर होता है कि जो सबसे बेकार कॉपी है उसको से अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हम 2 से 3 नंबर देंगे, जो बहुत ही बढ़िया कॉपी आ गई उसको 12 नंबर दे देंगे, ये एक्सेप्शनल है, सब बीच की लाइन में आते हैं। तो बहुत रिस्क मत लेना, 100% प्रिपेयर्ड अगर कोई टॉपिक मिल रहा है तो यूनिक के चक्कर में मत भागना, अनलेस आपके पास उसको लेके भी कंटेंट है, ठीक, कंटेंट का मतलब भले ही आपने उसका स्ट्रक्चर घर पे बैठ के तैयार नहीं किया, लेकिन कंटेंट है, तो पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार करके देख लो कि किसका स्ट्रक्चर आप बढ़िया से बना पा रहे हो, ठीक, और उसके बाद मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जो 100% तैयार है उसको आप मार्क करिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? गुड नाइट करें अब। ओके, चलिए, गुड नाइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ पॉसिबल जो एपीओ मेंस के लिए हम कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोग्राम चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ हेल्प सपोर्ट मिल जाए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।